Hello everyone and welcome to the course Water Resource Engineering and Hydrology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today we will be covering hydrological parameters and introduction to hydrology. So let us first understand what is hydrology and how do we define hydrology. So first of all, look the definition of the hydrology. So hydrology means the science of water, and it is the science that deal with the occurrence, circulation and distribution of the water of the earth and the earth atmosphere. Okay, so this subject is classified into two categories: scientific hydrology and applied hydrology. So hydrology क्या है? It is the science of water in which we study about the occurrence, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. मैम आपका वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, किस तरीके से इसका कंटिन्यूशन सर्कुलेशन होता है फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, और किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन किन वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब हम हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. ओके, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी. Scientific hydrology is concerned with the academic aspect, but applied hydrology or engineering hydrology is concerned with the engineering application. Okay, so applied hydrology में जो हम पढ़ते हैं वो हम engineering application के concern में पढ़ते हैं. For example कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की कैपेसिटी फाइंड आउट करना, देन आपका वाटर सोर्सेज का एस्टिमेशन करना, फिर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, कितना क्वांटिटी है, वो सब हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं. सो व्हाट हाइड्रोलॉजिस्ट डू, they do four types of work: assessment, water use, water control and pollution control. In assessment they assess the ability of water. Okay, हाइड्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं वाटर का. असेसमेंट मीन्स कितना वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे. नेक्स्ट वाटर यूज, वाटर का यूजेज. नेक्स्ट वाटर कंट्रोल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. सो दीज आर द work which hydrologists do. Okay, next is hydrologic cycle. So the total water of earth excluding deep groundwater is in constant circulation from earth to atmosphere and back to the earth and ocean. This cycle of water amongst earth, ocean and atmospheric system is known as hydrological साइकिल. तो व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, आपको समझ आया हो कि जो आपका टोटल वाटर है अर्थ पे एक्सक्लूडिंग डीप ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड में जो हमारा पानी उसको छोड़ के जो भी हमारा अर्थ सरफेस पे वाटर अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, लेक, ओशियन, पॉन्ड्स, किसी भी वाटर बॉडी में या आपका प्लांट्स में या सॉइल में, डीप ग्राउंड वाटर को छोड़ के जो भी वाटर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है वो कांस्टेंट सर्कुलेशन मोशन में होता है अर्थ से एटमॉस्फेयर पे एंड एटमॉस्फेयर पे तो अर्थ. ओके, इस कंटिन्यूस साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का फिगर. ओके, इस फिगर में आप देख सकते हो. तो क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन की हीट की वजह से आपके जो वाटर है डिफरेंट वाटर बॉडीज से, फ्रॉम ओशियन, लेक, वाटर इवेपोरेट होता है. सिंपल सेंस में कहें तो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द हीट ऑफ सन. ओके, तो इट मीन्स उनका इवेपोरेशन होता है डिफरेंट वाटर बॉडी से ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. देन इवेपोरेशन होता है, तो जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड पे रीच करते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो क्लाउड फॉर्म करते हैं, और जैसे जैसे आपका क्लाउड हैवी होने लगता है, वो जो गैसियस वेपर है हैवी होने लगते हैं, उनका कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में फिर से अगेन वो अर्थ सरफेस पे आता है. तो व्हाट इज प्रिसिपिटेशन? फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म, लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका प्रिसिपिटेशन. ओके, खाली रेनफॉल फॉर्म में नहीं. ओके, तो प्रिसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ. एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में अगर आपका मॉइस्चर आ रहा है, चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में हो, चाहे हेल, चाहे स्लीट,
चाहे स्नो चाहे रेनफॉल, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो देन प्रिसिपिटेशन होने के बाद यानी वाटर फिर से क्या हो रहा है आपका अर्थ सरफेस पे रिटर्न आ रहा है, ओके तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर क्या हो रहा है आपका अर्थ सरफेस से ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट हो रहा है, यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, देन हायर एल्टीट्यूड पे जाके क्लाउड फॉर्म करता है, देन वहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस होके आपका फिर से वही वाटर या लिक्विड फिर से आपका अर्थ सरफेस पर, और इस कंटिन्यूस साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और इट्स टर्म, ओके तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो आपका एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो डिफरेंट टर्म्स है कि कैसे कैसे आपका ड्यू टू द हीट ऑफ सन वाटर डिफरेंट वाटर बॉडी से, देखो लेक से, ओशियन से, देन इवेपो ट्रांसपिरेशन मीन्स आपके प्लांट से और ट्री से वाटर इवेपोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, देन हायर एल्टीट्यूड पे जाता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जब वो वेपर हैवी हो जाते हैं तो फिर से प्रिसिपिटेशन होता है, यानी मॉइस्चर अर्थ सरफेस पे आता है, वो प्रिसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ वाटर डायरेक्ट आपके ओशियंस, लेक और वाटर बॉडी से मिल जाता है, कुछ वाटर आपका सरफेस पे फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस आउटफ्लो, इस फिगर में दिखता है। कुछ वाटर आपका सॉइल एब्जॉर्व कर लेती है और उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं सबसरफेस फ्लो, एंड कुछ वाटर इनफिल्ट्रेशन के बाद डीप पर्कुलेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर में मीट करता है, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर flow, okay so figure in previous slide is a systematic representation of the hydrological, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आपका इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन है। So water in the ocean evaporate due to the heat energy provided by a solar radiation. The water vapor moves upward and forms clouds, while much of the cloud condense and fall back to the ocean as rain, and some fall on the land surface. Another part may be intercepted by vegetation structures and other such surface modification, from which it may be either evaporated back to atmosphere or moved down to the ground surface. A portion of the water that reach the ground enter the earth's surface through infiltration, enhance the moisture content of the soil and reach the groundwater body, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही स्लाइड में एक्सप्लेन है, ओके So next is process of hydrological cycle. तो hydrological cycle consists of the following principle or following process: evaporation and transpiration, precipitation and runoff. तो first of all what is evaporation? तो मैंने आपको explain कर चुकी थी, due to the heat of the sun, the water molecules convert it from liquid to gaseous state is known as evaporation. तो यहाँ definition लिखा है, water in the ocean, rivers, lakes and the moist ground surface evaporate due to the heat energy provided by solar radiation, and the water vapor moves upward and forms cloud. This process is called evaporation. Okay, simple है. Next is transpiration. So it is the process of water being lost from the leaves of the plant from their pores. Okay, जो आपका plants है उनके पोर्स से जो वाटर लॉस्ट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. एंड नेक्स्ट इज प्रिसिपिटेशन. सो द फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक स्नो, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, फ्रीजिंग रेन, स्लीट, हेल, ड्यू इज नोन एज प्रिसिपिटेशन. ओके, यानी एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में जो आपका मॉइस्चर आ रहा है और जो अर्थ पे रीच कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन. Next is runoff. तो runoff means or runoff is that part of precipitation that is not evaporated. Okay, runoff आपका precipitation का वो part है जो evaporate नहीं हुआ. It means जो आपके surface पे या सब surface पे फ्लो कर रहा है उसे हम बोलते हैं रनऑफ. ओके, रनऑफ आपका कब जनरेट होगा? जब आपके जो इनिशियल लॉसेज है या इनफिल्ट्रेशन लॉसेज है वो सॉइल के वो सब सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद जो आपका वाटर ग्राउंड पे फ्रीली फ्लो कर रहा है उसे हम बोलते हैं रन ऑफ. ओके, सो रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज नॉट इवेपोरेटेड, यानी जो इवेपोरेटेड नहीं हुआ है पानी और उसके बाद जो आपके ग्राउंड सरफेस पे या सब सरफेस पे फ्लो कर, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन है, रन ऑफ मीन्स द ड्रेनिंग और फ्लोइंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ कैचमेंट एरिया थ्रू अ
surface channel. There are three types of runoff: surface runoff, subsurface runoff, or interflow, groundwater flow, or base flow. Okay, so first of all, what is surface runoff? Okay, a large portion of the precipitation left after infiltration flow over the ground into the stream and river, which ultimately discharge the water to the sea, is known as surface runoff. Okay, तो surface runoff क्या है? मैंने वही बोला, आपके सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करने के, वो इनिशियल लॉसेस और इनफिल्ट्रेशन लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद जो सरफेस पे लार्ज पोर्शन आपका प्रेसिपिटेशन और वाटर फ्लो करता है फ्रीली और अल्टीमेटली आपकी कोई रिवर और स्ट्रीम में मीट करता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कि आपका जो प्रेसिपिटेशन होने के बाद आपका वाटर जो सरफेस पे फ्लो कर रहा है और अल्टीमेटली आपका स्ट्रीम में या डिप्रेशंस में या आपकी कोई भी वाटर बॉडी पे मिल रहा है आफ्टर सेटिस्फाइंग द ऑल द लॉसेस, उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। नेक्स्ट इज सब सरफेस रन ऑफ और इंटरफ्लो। सो अ पोर्शन ऑफ द precipitation infiltrate into the surface soil, runs as a subsurface runoff and reach the river and stream, is known as subsurface runoff और interflow। ओके, तो मैंने बोला कि आपका वाटर जब प्रिसिपिटेशन होता है या एटमॉस्फेयर से जब मॉइस्चर आता है तो कुछ वाटर आपका जब सब लॉसेस सेटिस्फाई होता है उसके बाद कुछ वाटर आपका सरफेस पर होता है, कुछ वाटर आपका सॉइल एब्जॉर्व कर लेती है, सरफेस सॉइल। ओके, और फिर सरफेस सॉइल के थ्रू आपका वाटर फ्लो करके अल्टीमेटली फिर से किसी वाटर बॉडी को मीट करता है, उसको हम बोलते हैं सब सरफेस फ्लो और इंटरफ्लो। ओके, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा दिस इंटरफ्लो। तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, यानी इनफिल्ट्रेशन व्हाट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम सरफेस टू द सब सरफेस। सरफेस से जब सब सरफेस में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद जब आपका सॉइल में जो वाटर फ्लो करता है और अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी को मीट करता है उसको बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ और इंटरफ्लो। And last one is groundwater flow or base flow. So it is that portion of precipitation which after infiltration percolates down and join the groundwater reservoir and ultimately connect to the ocean, is known as groundwater flow और बेस फ्लो। तो आफ्टर द इनफिल्ट्रेशन आपका जो डीप पर्कुलेशन होता है और वो आप वाटर आपका ग्राउंड वाटर को जब मीट करता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो। ओके, तो दिस फिगर में आप देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर फ्लो है। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। ओके, सो you can read out from this slide. Okay, so surface runoff, it is that portion of rainfall which enters the stream immediately after the rainfall. It occurs when all losses are satisfied and if rain is still continue with the rate greater than the infiltration rate. Subsurface runoff, interflow, that part of rainfall which first enters into the soil and moves laterally without joining the water table to the stream, river or ocean, is known as subsurface runoff. And last one is groundwater flow or base flow. So it is defined as that part of rainfall which after falling on the ground surface infiltrates into the soil and meets to the water table and flow to the stream, ocean, etc. Next topic, world water resources. So although water is a renewable sources, yet its quantity is finite and fixed on earth. So the total quantity of water in the world is estimated to about 1386 million cubic kilometer. About 96.5% of this water is contained in the ocean as a saline water, and some of the water on the land amounting to about 1% of the total water is also saline. Thus only about 35 million cubic kilometer of a fresh water is available. Okay, as we already know कि water आपका renewable sources है, but उसकी जो quantity है वो fixed है अर्थ सरफेस पे,
ओके। और वर्ल्ड में जो टोटल क्वांटिटी वाटर अवेलेबल है वो है 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, जिसमें से आपका 96.5% ऑलमोस्ट 97% ऑफ द वाटर इज कंटेन इन द ओशियन। और ओशियन का जो वाटर है आपका सलाइन वाटर, मीन्स ड्रिंकेबल नहीं है। तो आज जो आपका फ्रेश वाटर है और ग्राउंड वाटर बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाटर है, ओके। जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो वाटर अवेलेबल है फ्रेश वाटर में या ग्राउंड वाटर या ड्रिंकेबल जो वाटर है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, ओके। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी द distribution of the water from the distribution of the water of the, here is the table which represent the different forms of water and area and percentage of fresh water and saline water. You can read from this slide. Next topic, water balance. So the area of land draining into a stream or a water course at a given location is known as catchment area. It is also called as drainage area or drainage basin. In USA it is known as watershed area, okay. So what is watershed area or catchment area or drainage area or drainage basin? So the area of land, okay, so the area of land draining into a river or stream or any water course at a given location is known as catchment area. So you can see from this figure कि आपका जो एरिया है लैंड का, ये सब एरिया के डॉटेड लाइन के अंदर का जो भी पूरा एरिया है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसमें जो वाटर फ्लो करके अल्टीमेटली किसी गिवन लोकेशन के, गिवन लोकेशन मीन्स किसी वाटर बॉडी पे, किसी रिवर पे, किसी स्ट्रीम की गिवन लोकेशन पे जो पूरे एरिया का वाटर ड्रेन आउट होके इस गिवन लोकेशन में मिलता है, तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं वाटरशेड एरिया या कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज एरिया और ड्रेनेज बेसिन, ओके। यूएसए में से बोलते हैं वाटरशेड, इंडिया में इसमें कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया और ड्रेनेज बेसिन, ओके। तो समझ आया व्हाट इज वाटरशेड एरिया? द एरिया ऑफ लैंड, यानी इस पूरे लैंड का एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर or stream or any water course at a given location is known as catchment area, okay। तो इस वाटर बॉडी और इस वाटर कोर्स के लिए ये पूरा जो एरिया है जहाँ से वाटर फ्लो करके इस रिवर में या इस वाटर कोर्स में मीट कर रहा है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं वाटरशेड एरिया और कैचमेंट एरिया, ओके। So a catchment area is separated by from its neighboring area by a ridge and called a divide in USA, watershed in UK, okay। तो इसके जो neighboring जो हमारा catchment area है watershed area, उसको divide करने के लिए जो separate करने के लिए जो area like ये dotted line है, इसको बोलते हैं watershed divides। और next is water budget equation, okay। So water budget equation is the hydrological equation used to quantify the flow of water in and out of system, okay। This equation is used to quantify the flow of water in and out of system. This equation is based on the law of conservation of matter, okay। ये equation जो है आपकी law of conservation of matter पे based है, and the law of conservation of matter states that the matters cannot be created nor destroyed in any isolated system but can only be converted from one form to another form, okay। law of matter of state क्या बोलता है कि कोई भी मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, मगर उसका कन्वर्जेशन हो सकता है एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में। सेम आपका वाटर का भी, वाटर को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। सो जो वाटर बजट इक्वेशन है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के पे बेस्ड है। इसमें हम वाटर को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर, मगर आपका जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में या अर्थ सरफेस पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ाई कि वाटर आपका इवेपोरेट होता है तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फॉर्म चेंज कर रहा है। देन फिर हायर एल्टीट्यूड पर जाता है, क्लाउड बनाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर से मॉइस्चर के फॉर्म में आपके अर्थ सरफेस पे आता है, समटाइम्स आपके स्नो के फॉर्म में भी आता है, ठीक है, स्नोफॉल के फॉर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका वाटर की फॉर्म चेंज हो रही है, ना आप उसे क्रिएट कर रहे हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मगर आपका वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, देन फिर से गैसियस से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, कभी कभी सॉलिड स्टेट में भी हो रहा है कि आपका स्नो हो रहा है या हेल हो रहा है। तो उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, उसको आप ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना क्रिएट कर रहे हो, ओके।
मीन्स तो आपका जो वाटर बजट इक्वेशन है वो इसी लॉ ऑफ मैटर पे स्टेट लाइक बेस है. ओके, सो वेयर दिस इज योर इक्वेशन of water budget. I is equal to O plus delta S, where I is the inflow, O is the outflow, and delta is the change in storage in given time interval. So the concept behind a water budget is that the rate of change of water stored in an area is balanced by the quantity and rate at which water flow into and out of that area. Okay, so the concept behind a water budget is that कि कितना वाटर आपका कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर स्टोर्ड में चेंज हुआ है और उसकी जो क्वांटिटी है उसका रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका कितना इनफ्लो हुआ और कितना आपका आउटफ्लो हुआ, उसको बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म, okay, like liquid or solid or water particles, that okay is known as precipitation. So यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे शो ही है, precipitation in any form of liquid or solid or water particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth is known as precipitation. Okay, next is process of precipitation. So due to the heat of sun or solar radiation, water evaporate from water surfaces like stream, river, ocean, lakes, ponds, etc., and also from land and plants in the form of water vapor. And then these water vapor gets collect into the atmosphere and behave like a gas. Okay, then precipitation forms in the clouds when the water vapors condensed into a large droplets of water in the atmosphere. When these drops are heavy enough, they fall back to the surface of the earth, and if cloud is colder, just as it would be at higher altitude, the water droplets may freeze and forms into ice, and these ice crystals then fall back to the earth as snow, hail or rain, depending upon the temperature within the cloud and the surface of the earth. So most of the rain actually begin as a snow high in the clouds. As the snowflakes keep falling through the warm air, they become raindrops and eventually fall on the earth. Okay, process of precipitation में क्या है कि due to the heat of sun, सूरज की गर्मी की वजह से आपकी जो different water bodies available है अर्थ surface पे, वहाँ से water आपका water vapor से यानी liquid से gaseous के state में convert होता है. Then those water vapor आपके higher altitude पे जाके cloud form करते हैं. जैसे ही वो drops water vapor heavy enough हो जाते हैं, वो वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और आपका वाटर वो जो वाटर वेपर है फिर से लिक्विड फॉर्म में आपके अर्थ सरफेस पे आता है. ओके, इट डिपेंड्स या डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाउड कैसा है. क्लाउड कोल्डर है तो समटाइम्स जो आपका मॉइस्चर है वो फ्रीज फॉर्म में भी आता है लाइक आइस, स्नो, हेल. और डिपेंड करता है कि आपका जो अर्थ पे जो सरफेस है अर्थ सरफेस के फॉर्म में लाइक वार्म है या कोल्ड है या फिर उसके बीच में जो एयर है वो किस फॉर्म है. तो बेसिकली जो आपका मॉइस्चर आता है एटमॉस्फेयर से वो स्नो फॉर्म में ही होता है, मगर मिडिल में एटमॉस्फेयर के मिडिल में वार्म एयर होने की वजह से और आपका जो अर्थ सरफेस है वो वार्म होने की वजह से वो रेनफॉल के फॉर्म में आता है. ओके, नेक्स्ट इज forms of precipitation. So there are 8 forms of precipitation. First is rain, snow, drizzle, glaze, sleet, hail, rain and dew. Okay, so these are the forms, different forms of precipitation which reach in the earth. Okay, so first rain. A rain is the principle of precipitation in India when the size of water droplet is more than or larger than 0.5 mm is known as rain. Okay, तो रेन जो है जो प्रेसिपिटेशन का जो प्रिंसिपल फॉर्म है वो है आपका रेन, यानी मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है आपका जो अर्थ सरफेस पे आता है वो रेन फॉर्म में आता है. व्हाट इज रेन? साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इज मोर देन 0.5 mm इज नोन एज रेन. ओके, अगर आपका ड्रॉपलेट का जो साइज है वो 0.5 mm से ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं रेन. तो बेस्ड ऑन द इट्स इंटेंसिटी रेनफॉल डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: लाइट रेन, मॉडरेट रेन
and heavy rain. So intensity up to 2.5 mm per hour is known as light rain. Intensity between 2.5 mm per hour to 7.5 mm per hour is known as moderate rain, and above 7.5 mm per hour is known as heavy rain. Next is snow. So snow is the next important form of precipitation and consists of a ice crystal in a flaky form having an average density of 0.1 gram centimeter cube. Okay, or it usually forms in a colder climates and higher altitude. Okay, स्नो जो है आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, यानी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर आता है वो रेन या मोस्टली स्नो फॉर्म में ही आता है. ओके, स्नो मोस्टली आपका यूजुअली वहाँ पे ऑकर्स होता है जहाँ पे आपका कोल्डर क्लाइमेट्स हो. Okay, next is drizzle. A drizzle is a fine sprinkle of tiny water droplet that have size less than 0.5 mm and intensity less than 1 mm per hour. Okay, तो आपका जो फाइन या टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिजल. ओके, यानी एकदम शावरी टाइप का, यानी एकदम धीरे धीरे जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिजल. मीन्स जिसका वाटर ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से छोटा और इंटेंसिटी 1 mm पर आवर, यानी कितना स्मॉल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं ड्रिजल. ओके, यानी शावरी प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिजल. नेक्स्ट इज ग्लेज. सो व्हेन रेन और ड्रिजल comes in a contact with a cold ground, okay, direct contact with the cold ground at around 0 degree Celsius is known as glaze. okay, यानी एटमॉस्फेयर से जो आपका मॉइस्चर आ रहा है वो मे बी रेन फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रिजल फॉर्म में भी है, मगर जैसे ही वो कोल्ड ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है फ्रीज हो जाती है उसको. नेक्स्ट इज स्लीट. So it is a frozen raindrop that are formed when rainfall passes through the air in the atmosphere at a sub-freezing temperature. Okay, यानी आपका जो precipitation आ रहा है या रेनफॉल जो है एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर आ रहा है वो आपका जो एयर है उसका जो एयर का जो टेम्परेचर हो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर. सब फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री से कम. ओके, उसकी वजह से जो आपके रेनफॉल फ्रीज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्लीट. ओके, so sleet is a frozen raindrop that are formed when rainfall passes through the air in the atmosphere at a sub-freezing temperature. Next is hail. So it is a kind of showery precipitation in the form of pellets or lumps that have a size greater than 8 mm. Okay, hails occur during the violent thunderstorms. Okay, hails क्या है आपका शावरी प्रेसिपिटेशन बट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और लम्स. ओके, आपने देखा होगा कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में जो आता है उसको हम बोलते हैं हेल. ये आपका वायलेंट थंडर स्टॉर्म होता है तब होता है. ओके, और इसका साइज है ग्रेटर देन 8 mm. नेक्स्ट इज ड्यू. So dew is a type of precipitation where water droplets form on the ground or on object near the ground in a process called condensation of moisture. Okay, next is rim. So rim is white opaque granular deposit of ice crystal formed on objects that are at temperature below the freezing point. Rims occur when super cold water droplets in a fog comes in a contact with the surface that also at a temperature below freezing. Okay, rim क्या है आपका कब फॉर्म होता है जब आपका जो अर्थ सरफेस जो है वो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर हो और एटमॉस्फेयर जो है यानी आपकी जो एयर है वो भी आपकी फ्रीजिंग हो. उस फॉर्म में अगर आपका एटमॉस्फेयर से कोई भी मॉइस्चर आता है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से अर्थ में और एटमॉस्फेयर में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से होने की वजह से आपके जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिम. ओके, सो रिम इज वाइट ओपेक. ओपेक मीन्स नॉट विजिबल ग्रैनुअल डिपॉजिट ऑफ ice crystal formed on an object that are at a temperature below the freezing point is known as rim. Okay, next is types of precipitation. So precipitation occurs when the moist air masses undergo the process of condensation. This process occurs when the air is cooled and saturated with the same moisture amount. This process of cooling the air masses
occurs only when the air masses moves up to the higher altitude, and the air masses can be lifted to a higher altitude primarily by three methods, based on which there are three different types of precipitation, which are as follow: cyclonic precipitation, convective precipitation, and orographic precipitation. First is cyclonic precipitation. A cyclonic precipitation causes by a cyclones. Okay, and what is cyclone? So cyclones are a large area of low pressure region with circular wind motion, and cyclonic precipitation occurs due to the pressure difference between the ground and water body. And cyclonic precipitation is classified into a two category, frontal and non-frontal precipitation. Okay, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किस वजह से होता है? साइक्लोन्स की वजह से. और व्हाट इज साइक्लोन? तो इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर रीजन, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर रीजन्स की वजह से, ग्राउंड और वाटर बॉडीज में प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे हम बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. ओके, और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो टाइप है उसके, फ्रंटल एंड non-frontal. So what is frontal precipitation? When two air masses due to a contrasting temperature and density clash with each other, condensation and precipitation occurs at the surface of contact. This surface of contact is called a front or frontal surface. Okay, if a cold air masses dries out of warm air masses, it is called cold front, and if warm air masses replace the retarding cold air masses, it called a warm front. Okay, तो frontal precipitation क्या है? जब आपके दो air masses different density के, different temperature के, okay, it means ठंडी और गर्म हवा, simple sense में गए, तो when two air masses due to a contrasting temperature, दोनों का temperature अलग अलग है और density भी अलग अलग है, clash with each other, एक दूसरे के साथ जब मिलती है तो उसकी वजह से जो condensation precipitation होता है, उसकी वजह से जो surface पे contact बनता है उसको हम बोलते हैं front or frontal surface. अगर आपकी cold air masses warm air masses को drive out कर देती है तो उसे हम बोलते हैं cold front, इस फिगर में आप देख सकते हैं. And if warm air masses replace the retreating cold air masses, उसको हम बोलते हैं warm front. Okay. Next is non-frontal precipitation. So this is a cold moist air mass boundary which moves and result in precipitation. Okay. Next, convectional precipitation and convective precipitation. So this precipitation is caused by a natural rising of warm lighter air in colder denser surrounding. Due to the pressure difference or difference in temperature may be result from unequal heating at the surface and unequal cooling at the surface of the area. Okay, so convective precipitation and convectional precipitation is occur because of the वेरिएशन इन टेम्परेचर. ओके, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वार्म एयर मासेस है उनकी डेंसिटी लाइट होने की वजह से, वेट लाइट होने की वजह से आपकी वार्म एयर मासेस हायर एल्टीट्यूड पे लिफ्टेड अप होती हैं और उसका एरिया कोल्ड एयर मासेस कवर करती है, और ये प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपकी अनइक्वल हीटिंग वजह से. जनरली दिस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन अ ट्रॉपिक्स एरिया वेयर ऑन अ हॉट डे द कोल्ड सरफेस गेट इट heated unequally, causing the warm air to lift up as the cold air masses take its place, and the vertical air current develop tremendous velocity. And convective precipitation is spotty and its intensity vary from light shower to a cloud burst. Okay, so you can see from this figure कि आपका water due to the heat of sun evaporate हो रहा है. तो यहाँ पे फिगर में शो किया है कि sun heats the land and the air above, उसकी वजह से warm air masses जो है वो rise करती है and cold air masses उसका area occupy करती है, and then वो higher altitude पर जाके condensation का process होता है, form cloud करते हैं, और then pressure difference की वजह से आपका rainfall ground surface पे. Next and last is orography lifting and orographic precipitation. So orographic precipitation is caused by a moist air masses which strike some natural barriers like mountain, causes condensation and precipitation. Okay, the greatest amount of precipitation fall on the windward side, and the leeward side often has very little precipitation,
and the rainfall is composed of showery and steady rainfall. Okay, तो orographic lifting और orographic precipitation क्या है? जब आपके moist air masses, okay, moist air masses किसी नेचुरल बैरियर को लाइक माउंटेन उसको स्ट्राइक करती है, उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. ओके, जब आपकी मॉइस्ट एयर मासेस किसी नेचुरल बैरियर्स माउंटेन्स को स्ट्राइक करते हैं उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. ओके, इसमें क्या होता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में आपका जो विंडवर्ड साइड, यानी जो विंडवर्ड साइड मीन्स जो आपके प्रिविलिंग विंड डायरेक्शन है, वहाँ पर जो आपका रेनफॉल है वो हैवी रेनफॉल होता है. मगर जो आपकी दूसरी साइड है जिसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, यानी जो आपके प्रिविलिंग विंड की डायरेक्शन में नहीं है, वहाँ पे जो आपका रेनफॉल होता है वो मिनिमम होता है. ओके, उसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपका नेचुरल बैरियर है माउंटेन. ओके, जब आपके मॉइस्ट एयर मासेस नेचुरल बैरियर को स्ट्राइक कर रहे थे यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन है, मगर यहाँ पे आपका हैवी प्रेसिपिटेशन है ड्यू टू द विंडवर्ड साइड और ड्यू टू द प्रिविलिंग विंड की वजह से. मगर दूसरा साइड आया आपका लीवर्ड साइड, यहाँ पे आपका विंड जो प्रेसिपिटेशन है वो कंपेयर टू द विंडवर्ड साइड थोड़ा कम है. ओके, so for example Cherrapunji in the Himalayan range and Angambe in the western Ghat of South India get very heavy orographic precipitation of 1250 centimeter and 900 centimeter respectively. So today I'm gonna to stop here. So thank you for watching. If you have any query or any doubt, feel free to ask me. Thank you.